हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केड़ो वाला है, कैसी है मेरी ऑडियंस। और हम लेके आ गए हैं इलेक्ट द इलेक्टिव सीरीज का सेकंड एपिसोड विद स्वप्निल एंड वर्षा। सो बता देते हैं कि पहले क्या खूबियां हैं इन दोनों लड़कियों की जो आज हमारे साथ इस एपिसोड में है। सो वर्षा की आई है ऑल इंडिया रैंक 7 इन नवंबर 20 अटेम्प्ट एंड स्वप्निल की आई है ऑल इंडिया रैंक 20 नवंबर 20 अटेम्प्ट। बट रैंक लाना अलग बात है और रिस्क मैनेजमेंट जैसे इलेक्टिव के साथ रैंक लाना अलग बात है इस अटेम्प्ट में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का पेपर आया बहुत ही ज्यादा टफ। बच्चों के रोने निकल गए, बच्चे परेशान हो गए कि भाई अब कैसे हम मैनेज करेंगे। कई बच्चों ने तो ऑप्ट आउट भी कर लिया इस इलेक्टिव को लेके। बट इन दोनों ने अपना जज्बा दिखाया। इन्होंने दिखाया कि भाई नहीं, अगर पेपर आईसीआई डिफरेंट करता है तो हम भी डिफरेंटली एक्ट करेंगे और हम दिखा देंगे कि भाई हम में है जोश और हम कर सकते हैं कुछ बहुत ही बढ़िया। सो स्वप्निल, वर्षा, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग थैंक यू फॉर दिस शुभम। सेशन। एंड सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो यही है कि व्हाई रिस्क मैनेजमेंट एज एन इलेक्टिव। रिस्क मैनेजमेंट एज एन इलेक्टिव, मैंने रिस्क मैनेजमेंट इसलिए लिया था क्योंकि एवरीवन वाज स्कोरिंग गुड इन दैट, सो आई विल सजेस्ट एवरीवन नॉट टू गो बियॉन्ड दैट लॉजिक। सो वो बहुत वाहियात टर्न होता है। यू नीड टू टेक अ सब्जेक्ट जो तुम्हें समझता हो, जिसमें तुम अच्छे हो, rather देन जिसमें सबके मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि हमारे अटेम्प्ट से पहले रिस्क मैनेजमेंट का पेपर वाज कमिंग वेरी इजी, तो अब उसके पीछे जा रहे थे। सो वी वेंट ऑल्सो, लेकिन वो डिसीजन अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ नहीं हुआ। एग्जाम पे। सो बेटर स्टडी रिसर्च, हाँ। कौन सा सब्जेक्ट इज एज पर योर चॉइस, तो उसको लेना चाहिए। Yes, exactly. And another point was for me, the material or content to study in risk management was a comparatively less as compared to other electives. Agreed. So I felt that I will be able to manage more time for other subjects and also manage risk management in a lesser time, and then every part of the syllabus will get completed in a shorter span of time. सो मेन रीजन अगर देखा जाए, कोई कॉन्सेप्चुअल वो नहीं था कि भाई रिस्क में मुझे आगे काम करना है या मुझे कोई प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बट द फैक्ट वाज कि मेरे पास 7 पेपर ऑलरेडी बहुत वास्ट है, उनको कवर कर ले वही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो 8वां पेपर है उसको जितना छोटा रखा जाए उतना अच्छा है। एंड आई थिंक मोस्टली लोगों का यही होता है रिस्क मैनेजमेंट ऑप्ट करने का रीजन। ग्रेट। नाउ अब आपने रिस्क मैनेजमेंट ले लिया है, जैसे स्वप्निल ने कहा कि बुक है बहुत ही ज्यादा पतली, तो आपके स्टडी सोर्सेज क्या थे, कितने लिमिटेड थे, कितने एक्सटेंसिव थे, वो एक बार डिटेल में स्वप्निल बताओ क्या। So the main material which I referred was the ICI module. वो मैंने start to end हर एक chapter का हर एक word 3 बार रिवाइज किया था मैक्सिमम। और फिर उसमें मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस IPCC का जो मैंने कुछ कंटेंट रेफर किया था फॉर इन FM सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। There were 2 topics: risk analysis and capital budgeting, and investment decisions. So these 2 topics are also mentioned in the module that in risk management module that we should refer these topics from the IPCC module. Yes. So I had referred that. Besides this, I had taken Sanjay Saraf का classes. तो उसमें उन्होंने जो मुझे कंटेंट दिया था, उन्होंने एक बुक दी थी जिसमें सारे चैप्टर्स का समराइज्ड ब्रीफ दिया था हर एक चैप्टर का, एंड सारे पास्ट पेपर्स का एक कंपाइलेशन था। Besides that, उन्होंने सारी जो रिसेंट केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, उसका उन्होंने एक शॉर्ट ब्रीफ पूरा एक्सप्लेन किया था। तो वो सब मैंने मटेरियल रेफर किया था। फिर एक मटेरियल वो इंडेक्स जो हम मोस्टली सारे इलेक्टिव के लिए बनाते हैं, वो इंडेक्स बनाया था। पेज नंबर वाइज अल्फाबेटिकली उसको रखो, एंड इट इज नॉट दैट यू शुड जस्ट मेक दैट इंडेक्स एंड कीप इट। यू शुड रेफर इट एवरी टाइम यू डू द रिविजन, and you should also mark those words in your textbook, so that this will help you in identifying more words which you would have missed in the first reading, and you will also be able to remember those words. So ये MCQ के लिए तो बहुत helpful होता है। Great. Varsha, anything different? No, I also took classes from Sanjay Saraf sir, and apart from it everything was like the same thing. But हाँ ये है कि आपको बहुत ही ओपन माइंड के साथ जाना है इलेक्टिव पेपर देने, बिकॉज यू नो कि तुम्हारे पास कौन सी केस स्टडी उठ के आ जाएगी, उसमें क्या समझेगा और वो तुम्हारी बुक में है भी कि नहीं, क्योंकि ये भी याद नहीं आता यार ये कभी पढ़ा भी था कि नहीं। रीड करते हैं, लाइक वी डोंट लर्न एनीथिंग, तो थोड़ा सा टास्क था। बट ठीक है, वी हैव 4 hours, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो इट वेंट ऑन वेल। ग्रेट। सो जनरली अब यहाँ पे मेरे को जो एक बात निकल के दिख रही है वो ये है कि अब इलेक्टिव को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दो। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, जैसा कि आप दोनों ने बताया, मुझे ये चीज बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई 2 कोचिंग वाले बच्चे मेरे पास बैठे हैं जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की कोचिंग ली है
बिकॉज इलेक्टिव में जनरली पीपल डोंट गो फॉर कोचिंग, दे फील कि सेल्फ स्टडी से कर लो, क्योंकि आपको करना क्या है, बुक हाथ में आपके पास आंसर शीट है, क्वेश्चंस है, देख देख के लिखना है. बट नाउ आई एम गेटिंग कि अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए जो अच्छा गाइड कर दे, अल्टीमेटली इट इंप्रूव्स योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द करंट सिनेरियो, जिस तरह के पेपर आ रहे हैं. ग्रेट. Now coming to what did you do while tackling with this subject in terms of कि आपने coaching ली संजय सराफ सर से, then you had your study material in hand and बाकी और भी चीजें होंगी जो मतलब पुराने मॉक्स वगैरह होते हैं जो देखते हैं बच्चा. So उस तरह से अगर मैं बात करूं यूटिलाइजेशन ऑफ स्टडी रिसोर्सेज, तो वो कैसे किया कि कोचिंग के बाद सर का मटेरियल ही रेफर करते रहे विद स्टडी मटेरियल, या कुछ डिफरेंट कुछ उस तरह से किया? वर्षा, यू कैन टेल. या इट वाज लाइक, देखो इलेक्टिव था तो ज्यादा टाइम दिया नहीं, मेन टाइम था तो उसके बाद फिर भी हो गया था क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आ गया था. सो आई प्रिपेयर, मतलब वो कोचिंग का मटेरियल हो गया, स्टडी मैट हो गया, पेपर्स देख लिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट थे और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स थे, केस स्टडीज थी. इट वाज लाइक जब भी पढ़ो थोड़ा बहुत सॉल्व करो टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट मिले कि चैप्टर्स के अंदर थे. रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने अपने उतने एफर्ट्स नहीं डाले थे. इफ आई वुड हैव पुट इन मोर तो मेरे मार्क्स शायद बढ़ जाते. बिल्कुल नहीं, बट ठीक है, पेपर काफी चैलेंजिंग था एंड स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट इन सच काइंड ऑफ पेपर. एंड सिंस यू बोथ स्कोर्ड रियली वेल, वर्षा का जितना मुझे पता है, लाइक यू जस्ट टोल्ड कि 67 मार्क्स यू स्कोर्ड एंड स्वप्न स्कोर्ड 79 मार्क्स. सो मैन दैट्स इनसेन. इफ आई टॉक अबाउट दिस पेपर, क्योंकि काफी मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैंने अगर अपने दोस्तों से बात की थी जिन्होंने रिस्क का पेपर दिया था, दे वर लाइक, काफी लोग तो फ्रीज हो गए थे वो पेपर देख के कि भाई अब हम, मतलब पहले तो ये था कि एमसीक्यूज के 40 में से 40 तो स्कोर कर दे, बट दिस टाइम द एमसीक्यूज वर आल्सो कॉन्सेप्चुअल. तो चलो उसके बारे में बात करेंगे. अल्टीमेटली आई फील कि मॉक देना बहुत जरूरी है बिफोर अ पेपर, बिफोर यू गेट अ शॉक इन द पेपर. सो इट्स बेटर टू गिव अ मॉक टू अवॉइड अ शॉक. सो मॉक्स का क्या रोल था अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो? या स्वप्निल, यू कैन टेल. या सी, मैं जब भी पढ़ती थी पहले आईसीआई मॉड्यूल करती थी, एंड इन एवरी रिवीजन आई मेड श्योर कि मैं एक पेपर भी सॉल्व करूं. तो वो मॉक तभी भी मैं अपने जो भी मेरे पास पेपर्स अवेलेबल होते थे, पास पेपर्स, तभी सॉल्व करती थी. और जो पेपर आया वाज कंप्लीटली लाइक, इट वाज नॉट लाइक द पास पेपर. सो हम लोग बहुत वरीड हो गए थे. लेकिन द थिंग इज आई कुड मैनेज टू स्कोर मोर मार्क्स वाज बिकॉज आई कुड रिलेट द कॉन्सेप्ट एंड देन see, ICI is trying to check your practical application ability. So if you know the concepts well, you have understood the concepts completely, then you would be able to write the answers. See, all the answers I had to write by myself. There were hardly any questions which had a direct answer from the material. So it is obvious that you will get worried after that paper, because खुद से आंसर लिखा है, हमें पता नहीं है कि वो करेक्ट है कि नहीं है. लेकिन फिर मैंने जैसे लिखा था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लिखा था, और मतलब आंसर्स का वॉल्यूम भी था. तो और थोड़े क्वेश्चंस तो डायरेक्ट, एक क्वेश्चन था पूरा मैथमेटिक्स पे था, जो प्रोबेबिलिटी जो आईपीसीसी के मॉड्यूल से था. तो वो एक अच्छा क्वेश्चन था, उसमें स्कोर कर पाए थे. बाकी सारे क्वेश्चंस वाज चेकिंग योर प्रैक्टिकल एबिलिटी. सो इट इज नॉट दैट यू हैव टू रटिफाई द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द मॉड्यूल. इट इज दैट हाउ यू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ यू कैन अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तभी केस स्टडीज जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, अभी हमारे टाइम पे वो कोविड का इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट. So I used to refer the newspaper materials and online materials, analyze it. मैंने अपने नोटबुक में ना लिख के रखे थे कि ये वाला इंडस्ट्री पे ये इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. And then I used to add it to my last minute checklist. Last minute checklist is basically the books I would carry in the exam room. So हाँ, उस पे भी आएंगे. तो उस पे भी वो भी मेरे को हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने खुद नोट अपने हाथों से लिख के रखा था, तो वो चीज याद भी रह जाती है अगर आप खुद से लिखो तो. बिल्कुल. वर्षा, एनीथिंग डिफरेंट? शी मॉक टेस्ट मैंने भी ऐसा था कि देखे ही थे, और स्पेशली जब नवंबर 20 का एमटीपी आया था, तो उससे थोड़ा सा शॉकर पहले ही मिल गया था कि हमारा अलग सेट होने वाला है. तो एक वो बोलते ना कि यार पता चल गया था कि जो अभी तक था दैट वाज डिफरेंट तक आने वाला है. तो थोड़ा सा साइट मिल गया था कि यार सिर्फ है ना इंडेक्स के भरोसे नहीं जा सकते. आपके पास जितना मटेरियल है उठा लो, शायद कुछ काम आ जाए, या हो सकता है कुछ भी काम नहीं आए. Just apply your brains over there. तो वैसी वाली चीज थी. मैं कहूंगा कुछ काम आए ना आए, पर कामनेस जरूरी है पेपर लिखते वक्त. डेफिनेटली बहुत जरूरी है.
हम जब घर पे प्रैक्टिस करते थे सारे पेपर्स 4 आवर्स के पेपर्स मैक्स टू मैक्स 3.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमें पूरा 4 घंटा लगा पूरा पेपर लिखने के लिए। तो मतलब इट वाज एक्चुअली डिफरेंट, द सिनेरियो वाज टोटली डिफरेंट। हमारा पेपर तो था ही डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट। हाँ, सो उसी पे आते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आया, क्या पेपर के अलावा भी आपने कोई चैलेंजेस फेस करे या पेपर ही वाज द ओनली चैलेंज इन दिस पेपर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? वर्षा, या यू कैन यार एक तो ऐसा ओपन बुक था, मेरा पहले ओपन बुक दिया हुआ है सीएस प्रोफेशनल में, तो मैं उसी माइंडसेट के साथ गई थी कि, और वहां पे मेरा स्कोर भी अच्छा था कि यार ठीक है आपको, और वहां पे मेरा कैपिटल मार्केट था सब्जेक्ट, तो आई वाज लाइक कि ठीक है इट विल बी मैनेजेबल होगा कि आप इधर उधर से रेफर करके और अपना माइंड अप्लाई करके। लेकिन यहाँ जो पेपर है उसमें आपको एमसीक्यू भी नहीं मिल रहे हैं, तो इवन आपको 2 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है 10-10 मिनट टू गेट थ्रू कि आपको शायद एमसीक्यू मिल जाए या कुछ हो जाए, और आपको फिर भी नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा अलग था। पेपर के अलावा इट वाज लाइक आपका उसके बाद भी आपको घर आके डीटी के लिए प्रिपेयर करना है, जो वैसे ही फास्ट है, और उसका 1 घंटा ऑलरेडी खा चुका है आपका इलेक्टिव पेपर का एग्जाम होता है। तो इतना सारा टेंशन लेके जब आप घर आओ तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, और डीटी सबसे ज्यादा वास्ट है, तो वो ऑलरेडी इतना बड़ा चैलेंज था कि पेपर देके तो ये भी फील हो रहा था यार इसमें 40 भी स्कोर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात है। हाँ, तभी काफी ने ऑप्ट आउट किया। हाँ, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स काम। और ये मतलब पेपर जैसा था ना, आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी केस स्टडी में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर पाओगे, कौन सी केस स्टडी का आंसर आप ट्रैक कर पाओगे मॉड्यूल से थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स के साथ और ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और कौन सी जो केस स्टडी नहीं आ रही है तो उसको एंड के लिए रखो, क्योंकि जो सबसे पहले आ रही है उसको आप जल्दी खत्म करके बेस्ट कर लो। थोड़ा आपको अपने 40 मार्क्स तो रिजर्व करने ही हैं 2 आवर्स में एटलीस्ट। So ultimately I think कि जितने भी challenges आए you overcame them very well, and जो अभी स्वप्निल ने भी बीच में बात की थी, like इंडेक्स का रोल काफी बड़ा होता है जब हम ओपन बुक एग्जाम की बात करते हैं, because you need to map it up with your case studies, जो टॉपिक्स उन्होंने पूछे हैं, एंड अल्टीमेटली आपको मटेरियल में से ढूंढनी होती है कौन सी चीज कहाँ लिखी है। सो इंडेक्स का क्या सीन था दोनों का, कि लाइक कैसे खुद प्रिपेयर किया, किसी का उठाया, मिलके किसी के साथ प्रिपेयर किया, कैसे किया? कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मैंने तो मेरे दोस्तों के साथ मिलके एक इंडेक्स बनाया था। हमने हर एक चैप्टर डिवाइड कर लिया था, हम 8 फ्रेंड्स थे, 8 चैप्टर्स थे, तो ऐसे डिवाइड करके एक इंडेक्स बना लिया था। अल्फाबेटिकली रखा था, और वो इंडेक्स तो थोड़ा मतलब फिर मैंने उसमें और वर्ड्स ऐड किए, जैसे मैंने बोला अगर आप हर रिवीजन के टाइम वो इंडेक्स भी रेफर करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोई वर्ड्स नहीं लिखे आपने, और आपको लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐड करोगे तो फिर आपका और एक प्रॉपर कंपाइलेशन हो जाएगा वर्ड्स का। तो वो मैंने तो अपने दोस्तों के साथ मिलके बनाया था इंडेक्स, और अपने वर्ड्स भी उसमें बाद में ऐड करती जाती थी। अल्फाबेटिकली रखना इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो है, मतलब डिक्शनरी की तरह है ना, कि मतलब आपने वर्ड देखना है और वहां से आपको ढूंढना है इंडेक्स में। एग्रीड। सो इंडेक्स काम आया एक्चुअली, अगर मैं उस टाइम पे बात करूं अगर पेपर में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अलग सा था, डिफरेंट था। सो अल्टीमेटली आई थिंक कि 4 आवर्स में वही बंदा परफॉर्म कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। आप उस टाइम पे ये नहीं सोच सकते अब मैं इस वर्ड के हिसाब से वहां जाऊं, और क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे हम उस टॉपिक तक पहुंच गए, पर टॉपिक में वो चीज दी भी नहीं थी जो क्वेश्चन में पूछी हुई थी। सो वहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे स्वप्निल ने खुद बताया कि शी रेड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स पढ़े, उनको मैप किया कि भाई कोविड का इम्पैक्ट हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री में क्या क्या आया, सो दैट शी गेट्स एन इनसाइट कि अगर इस तरह की केस स्टडी पेपर में आ जाती है। एंड आई थिंक दिस इज द जिस्ट ऑफ एन ओपन बुक पेपर। ओपन बुक का फायदा ही क्या है, अगर सिर्फ बुक से कॉपी और पेस्ट ही करना है भाई, फिर तो ऑनलाइन ही दे दो, कंट्रोल F करके और जल्दी जल्दी कर देंगे हम लोग। एग्रीड। सो वो चीज आई थिंक काफी बेनिफिट रही। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम रूम मटेरियल, वो क्या था दोनों का, वो बताओ। वर्षा, यू कैन स्टार्ट। यार मैं तो ना सब कुछ ले गई थी। सब कुछ क्या? जो भी थोड़ा सा भी रेलेवेंट लगा ना, आई टुक लाइक इट वाज अ बिग बंडल। इतना बड़ा स्टैक ले गई थी मैं। ओ बाप रे। इतना कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मैंने CS में दिया था, तो मुझे वहां पर बहुत सारी चीजें काम आई थी। तो मेरे को ऐसा लगा था कि यार कि मुझे यहाँ भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स है, तो मुझे ऐसे 315 का मटेरियल काम आ जाएगा, कि रिस्क मैनेजमेंट है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कि लॉ की बुक भी ले जाओ, तो इट वाज लाइक के भी नोट्स उठा लो, RM भी उठा लो, तो ऐसे बहुत सारा हो गया था। सो थोड़ा सा कंसाइज रखना जरूरी है। बट ठीक है यार, वो ऐसा होता है ना कि यार अगर मुझे उस चीज से कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टेड है कि मेरे पास सब कुछ है,
हाँ लाइक मैं ले जाऊंगी, वैसी वाली बात है। सही बात है। आप वहां पे अपनी एक छोटी फर्म खोल लेते हो जहाँ पे आपका क्लाइंट आता है, पांच क्लाइंट आते हैं जिनमें से 4 की प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, और जो 4 की आप सॉल्व कर रहे हो उसके लिए आपके पास पूरा मटेरियल रेडी। अब आपकी मर्जी, आप उस मटेरियल में से कौन सा मटेरियल उठा के देखना चाहते हो, एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल जजमेंट। देखा जाए तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो बना रहे हैं तो वो यही चेक कर रहे हैं कि आपके पास जब ये मटीरियल है तो आपको उसको अप्लाई करना आता है यूज या कैसे नहीं आता। करोगे। एग्री। सो वो मटेरियल अगर जैसे वर्षा ने बताया कि हमारा क्योंकि एसएफएम में फॉरेक्स और आईआरएम का भी आ जाता है, तो एसएफएम उठा लिया, ऑडिट के एसेज आ गए तो ऑडिट का उठा लिया, रिस्क मैनेजमेंट की जो पतली बुक है वो भी ले ली, एंड देन और भी कुछ लिया, आईपीसीसी का, हाँ आईपीसीसी का भी ले फाइनेंशियल लिया मैनेजमेंट का मॉड्यूल, और लॉ का भी थोड़ा लिया था क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक पूरा चैप्टर था रिस्क मैनेजमेंट में, तो हमें लगा एलओडीआर के लिए, हाँ एलओडीआर के लिए, इट वाज लाइक पूरा 5 CA फाइनल का कोर्स उठा के ले जाओ। हाँ एग्जैक्टली, हमें दोस्त पूछ रहे थे ऐसी कौन सी बुक है जो तूने छोड़ दी, ऐसा हो रहा था। लेकिन वो अपनी सेटिस्फैक्शन और अपने कॉन्फिडेंस की बात अलग ही होती है, तो इसलिए हमने ले ली थी। काम बहुत कम बुक्स आई, काम अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही आया। बिल्कुल। सो नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट, जनरली अब आईसीआई क्या फॉलो कर रहा है पैटर्न कि डीटी से पहले, क्योंकि ये पेपर है तो इस पेपर से पहले आईसीआई एक एडिशनल हॉलीडे दे रहा है। ये 3 अटेम्प्ट से हो रहा है। अगर मैं देखूं नवंबर 20, Jan 21 एंड अभी शायद से जो May 21 की डेट शीट आई है उसमें भी आईसीआई ने यही किया कि इलेक्टिव से पहले 2 छुट्टी दे दी। अब 2 छुट्टी आईसीआई को भी पता है कि इलेक्टिव के लिए नहीं चाहिए, बट वो देता है क्योंकि उसको पता है कि बच्चों ने मोस्ट प्रोबेबली इसमें डीटी ही पढ़ना है। सो अगर मैं बात करूं 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर दिस सब्जेक्ट, सो व्हाट वाज दैट? स्वप्निल, यू कैन टेल। सो कॉस्टिंग का पेपर देने के बाद मैंने वो दिन तो डीटी पढ़ा था, और नेक्स्ट डे भी टिल 1 PM मैंने डीटी ही पढ़ा था। Okay. उसके बाद जो मेरे पास 1.5-2 डेज हो जाते हैं, मेरा एग्जाम सेंटर बहुत पास था तो मेरे लिए 2 डेज थे पूरे, तो उसमें मैंने पूरा अपना आईसीआई मॉड्यूल रेफर किया, बस इंडेक्स रेफर किया, और मैंने जो पास पेपर्स में मेरे को जो मैं जब भी पेपर सॉल्व करती हूँ ना तो मैं मार्क कर लेती हूँ कि ये मेरे को नहीं आया तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी, ये दिक्कतें हाँ तो वो सब दिक्कतें जो आई थी मुझे पहले प्रैक्टिस करने के टाइम वो मैंने नोट डाउन कर ली। और एक वो मॉड्यूल जो इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है उसमें, तो आप वो 2 दिन में कर सकते हो अगर आपने 3 बार के रिविजन अच्छे से की है तो। सही बात है, तो वो हो जाता है। और फिर अपना मटेरियल जो है इंडेक्स देख लिया था, और अब मेरा जो मैंने नोट डाउन किए थे पॉइंट्स पेपर्स के, पास पेपर्स वो हो गए। सही है। वर्षा, सिमिलर स्ट्रेटेजी? यार सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर थी। मैंने डीटी पढ़ा था एक दिन, लेकिन मैं सबको सिर्फ ये एडवाइस करूंगी जहां तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिले प्लीज, ऐसा होता है ना अपन सीरियसनेस छोड़ देते हैं, वो एकदम वीक से बाहर हो जाते हैं कि यार अब वो नहीं करना है, क्योंकि ना आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है ना, तो आप उसको एडवांटेज की जगह वो आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। तो इसलिए वो रहता है, क्योंकि अपने दिमाग में होता है कि यार अभी बहुत टाइम है, सब छोड़ देते हो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए हम टेलिंग कि यार वो मत करना। बाकी क्यों नहीं करनी? मतलब मैं इसमें काउंटर करना चाहूंगा कि यार आप 5 पेपर देके इतना थक जाते हो, कुछ लोग तो फर्स्ट ग्रुप देके चले जाते हैं कि भाई हम अगला ग्रुप अचीव नहीं हुआ ना, लेकिन जब तक ना चिल करो 1-2 घंटे। मैं समझ रहा हूँ स्वप्निल की वो मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा, मुझे 8 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, बट पॉइंट ये कि अगर मुझे एक हॉलीडे मिल गई है बीच में तो एटलीस्ट उसका एक पोर्शन तो मैं अपने लिए थोड़ा रेस्ट के लिए निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि यार कई बार क्या होता है कि ऑडिट हो चाहे एसएफएम हो, इन सब्जेक्ट्स में आपको इतनी रेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि 1.5 days टू लेस टू कवर दैट होल सिलेबस। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी को तो वहां पे एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। सो वो इलेक्टिव से पहले आई रियली फील कि दैट देयर यू गेट सम स्कोप टू एक्चुअली रिलैक्स, एंड वहां पे ठीक है वर्षा, आई एग्री कि आपको बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि भाई छोड़ दी पढ़ाई वगैरह सब और बैठ गए। आप अपनी थोड़ी एफिशिएंसी पे फोकस कर सकते हो कि लाइक जो चीज आप सोच रहे थे आप 2 घंटे में पढ़ोगे उसको आप 3.5 घंटे दे दो, सो दैट आपके माइंड पे भी थोड़ा प्रेशर ना आए एंड अल्टीमेटली वो चीज कवर भी हो जाए एंड योर फ्लो इज कंटिन्यूइंग, जो कि काफी बच्चों का अगर टूट जाता है तो गेम खराब हो जाता है। एग्रीड। नाउ कम्स द फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रेटेजी ऑफ द पेपर। लाइक फर्स्ट 15 मिनट्स में आपके सामने 5 केस स्टडीज हैं एंड 5 में से आपको कोई 4 करनी है। सो हाउ डू यू मेक द डिसीजन, इसको छोड़ना है इनको करना है? इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी है तो पहले केस स्टडी पढ़े, पहले क्वेश्चंस पढ़े, एमसीक्यू पढ़े, काफी चीजें होती है दिमाग में। सो वो चीज कैसे टैकल करी? स्वप्निल, यू कैन स्टार्ट।
देखो, जो एक केस स्टडी आई थी जिसमें मैंने बोला था आईपीसीसी का क्वेश्चन था, तो वो जहां मेरे को मैथ्स दिखा तो मेरे को पता है कि उसमें मैं स्कोर कर सकती हूँ, तो वो केस स्टडी सबसे पहले हटा दी कि वो सबसे पहले सॉल्व करनी। और फिर बाद में मैंने जो केस स्टडी है उसमें अगर मेरे को 5 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से अगर 3 भी एमसीक्यू मुझे ट्रैक हो रहे हैं तो मैं वो केस स्टडी पहले कर लेती हूँ। और थोड़ा और वो अगर हमें क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे मेजरली, अगर आपको आ रहा है वो चीज तो आप वो केस स्टडी मतलब हम फिल्टर करते जाएंगे कि जहां जहां ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उतना। देखो वो 15 मिनट में 5 केस स्टडी पढ़ना भी बहुत बहुत बड़ी बात है, क्या पूरी 5 इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस रेफर करती हूँ। एमसीक्यू अगर डायरेक्ट मिल रहे हैं तो फिर उसको हम फिल्टर कर देते हैं। फिर मेरे को वो मैथ्स का क्वेश्चन मिल गया, वो मैंने फिल्टर कर दिया। फिर मैंने केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट की, उसमें से जो जो मुझे आ रही थी और जो एकदम मतलब मेरे कॉन्सेप्ट के ही बाहर थी, जो ऊपर जा रही थी, उसको सबसे लास्ट के लिए रख दिया। सही है। वर्षा So it was hard making a choice. मैं तो ये इतना कर भी नहीं पाई थी कि मैं 4 सॉर्ट कर लूं और एक छोड़ दूं। अच्छा। 15 minutes reading time plus 5 minutes. So I was like, अगर मैं सोचती रही ना तो मैं सोचती रह जाऊंगी। स्टार्ट की, चलो ठीक है, कोई एक से स्टार्ट तो करना ही है, स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे खत्म करना है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे जिनने 1-1.5 घंटा सिर्फ एमसीक्यू ढूंढे और सिर्फ डिसाइड अपॉन किया, and they started writing after 1.5 hours. ये यू आर टेलिंग मी, मैंने खुद अपनी एक दोस्त से सुना है कि मैं 1.5 घंटे तक कुछ लिख नहीं पाई। एंड यू नो कि मतलब मैं जब वो चीज सुन रहा था ना, मैंने अपना इको लॉ का पेपर दिया, मेरा बहुत मजेदार गया, काफी अच्छा। मैंने कहा यार इमोशनल ट्रॉमा कितना लगा होगा भाई, कि तुम्हारे सामने 100 नंबर का पेपर है, तुम्हारे पास 4 घंटे, उसमें से 1.5 घंटे गए और तुमने एक वर्ड भी नहीं लिखा। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा यार उस टाइम पे वो चीजें मैनेज करना। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत सारे लोग, अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सबको यही सिखाया गया था कि तुम सारे एमसीक्यूज मैप कर लो, तुम क्वेश्चंस ढूंढो। अब एमसीक्यूज क्या मैप हो ही नहीं रहे थे। आई ट्राइड फॉर 15 मिनट्स, तो मैंने सोचा यार मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखते लिखते इतना पता है कि लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बैठ के तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, जब सही बात है। इट्स बेटर टू स्टार्ट राइटिंग। तो आई स्टार्टेड, एक क्वेश्चन किया, ठीक है कि चलो ठीक है यार, इसमें 25 में से 15 तो स्कोर हो जाएगा, हो ही जाएंगे। हाँ ठीक है, धीरे धीरे और बाद में जो नहीं आ रहा है वो तो अपन को पता ही है कि अभी ड्रॉप करके बाद में उसको लिखना ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था तो पूरा आता हो। तो आपको वैसे ही अपनी चॉइस ऐसे ही बेस करनी थी कि स्टार्ट राइटिंग जितना बने वाली बात, जितना बने। बिल्कुल। सो वो 15 मिनट में आई थिंक मेनली जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है। आपको पेपर को देख के सहमना नहीं है, डरना नहीं है। जहां जो डर गया समझो मर गया, वही गेम है आईसीआई की। कि मैं आई थिंक ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स आई थिंक वी गेव एसएफएम पेपर आल्सो इन ग्रुप 1 एंड अल्टीमेटली वहां पे जो बंदा सीख गया ना कि एक्चुअली मुझे पेपर में जाके लिखना है, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई 40 नंबर जैसे स्वप्निल ने कहा, वर्षा आपने कहा कि 40 नंबर जैसे ही हमारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब मैं फ्रंट फुट पे खेल सकता हूँ। तो वहां पे जब आप फ्रंट फुट पे खेलना स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली यू थिंग्स स्टार्ट क्लिकिंग इन योर माइंड कि भाई हाँ इसका यहाँ पे आंसर वैसे होगा। सो वो अल्टीमेटली काफी हेल्पफुल रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर स्ट्रेटेजी, आई थिंक 15 मिनट्स में आपने बना लिया कि मुझे अब ये करना है। सो स्वप्निल का रेडी था कि भाई मुझे एक क्वेश्चन मिल गया है जो नहीं करना, अब बाकी 4 हैं जो करने हैं। और वर्षा का था कि मैं नॉर्मली खेलूंगी, जैसे मतलब जो मेरे सामने आएंगे क्वेश्चन आई विल टैकल देम वेल, एंड जो मुझे लगा कि नहीं हो सकता उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो। सो आई थिंक दिस वाज द स्ट्रेटजी यू फॉलोड। सो पेपर लिखते हुए एक्चुअली यू फेल्ट कि मतलब फ्लो चल रहा है या कहीं कोई दिक्कतें आई, कैसे मैनेज किया वो चीज? सो वर्षा, स्टार्टिंग विद यू एंड देन स्वप्निल कैन फॉलो। Yeah, once I started writing, it was like अब कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर तो लिखना ही है। बिल्कुल। Started मतलब जितना बन रहा था, जहां से मटेरियल गैदर हो रहा था, जितना, क्योंकि आप इलेक्टिव ना ये सोच के कहते हैं कि आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप वही का वही लिख सकते हो। सही बात है। कट एंड पेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं था, आपको खुद की ही लैंग्वेज फ्रेम करनी थी, और वो भी एक डिसेंट लैंग्वेज। आईसीआई बिल्कुल इनकरेज नहीं करता है कि आप अच्छा नहीं लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि तो फिर ऐसा था कि स्टार्टेड राइटिंग, बीच में थोड़ा हो रहा था कि यार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो आता है ना कि यार ये वो फियर आने लगता है कि यार ये निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, पहली चीज। तो ठीक है, उसको ओवरकम किया, लेट्स राइट, बाद में सोचेंगे जो होगा। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, मतलब तुम उस टाइम पे कर्म कर सकते हो, जो फल है वो आईसीआई ने देने हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप अच्छे काम करोगे
क्योंकि यार मेरे हिसाब से ना कई चीजें रिलेटिव होती हैं। वर्षा से पहले जिसने लिखा है, अगर उसने बहुत वाहियात लिखा है और वर्षा ने थोड़ा ठीक भी लिखा है, तो अल्टीमेटली वर्षा विल स्कोर मोर, क्योंकि ये तो माइंडसेट है ना कि भाई आपको खुद दिख रहा है कि यार पहले वाले पेपर कैसी क्वालिटी नहीं है आंसर्स की, कैसे आंसर लिखे हुए हैं, और अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा अच्छा कॉन्सेप्ट्स वगैरह अप्लाई करके लिख रहा है तो एग्जामिनर का भी इंप्रेशन अच्छा बनता है। एंड उसको भी भाई बच्चे वो पास करने के लिए बैठा, उसका ऐसा तो है नहीं मोटिव कि मुझे सबको फेल करना है। तो वो चीज आप अपना कंसीडर करके रखो कि आपको अपना बेस्ट देना है, दैट्स व्हाट यू कैन डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई वही करना चाहिए ऐसे पेपर में, क्योंकि हमारा तो बहुत आसान था, तो अपने को तो बस ज्ञान बांटना, कुछ की टेंशन ही नहीं है। नहीं तो वही तो था, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो जहाँ सब अलग अलग सब्जेक्ट्स वाले हैं, और लोग इतनी खुशी खुशी 1-1.5 घंटे बाद आंसर शीट्स मांग रहे हैं, और हमने यहाँ पे 8-10 पन्ने भी नहीं भरे। सही बात है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बाकी लोग खुश हैं, क्योंकि वो पेपर लिख रहे हैं खुशी खुशी, और आप हो, मैं 1-2 लोग ही थे जिनका क्लास में आरएम था। हाँ, इट वाज लाइक यार या तो हमारी बैंड बजी है या तो मुझे ही कुछ नहीं आता, दो ही चीज है। क्योंकि एग्जाम लिखते वक्त आप ये नहीं सोचते हो कि सबके लिए पेपर उतना टफ है, आप सिर्फ सबके लिए रिलेट करते हो कि यार मुझसे नहीं बन रहा। नहीं, मैं तो शक्लें देख लेता था एसएफएम में, मैंने सबकी शक्ल देख ली थी, तो मुझे पता था कि हाँ सबकी बैंड बज गई है। अब जिसने थोड़ा बहुत मैनेज करके 40+ स्कोर कर लिया वो जीत जाएगा, सिंपल। तो वही चीज, एंड वी डिड इट, मतलब सजेस्टेड आंसर्स देखे मैंने, तो इट वाज लाइक यार आप सही सोच रहे थे, बस आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि आप सही कर रहे हो। बिल्कुल। स्वप्न लिया, मैंने पूरा अपना पहले से ही डिसाइड किया था कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करूंगी। और मैंने भी पहले एमसीक्यूज ही सारे, जितने एमसीक्यूज मुझसे ट्रैक हो गए बुक से, उतने मैंने सबसे पहले एमसीक्यूज में अपने मार्क्स निकाले, फिल्टर किए। उसके बाद मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मैंने था कि एमसीक्यू को छोड़ के ये इसके कंटेंट, इसके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें मेरे को सिर्फ इतना टाइम देना है। जितना मैं दे देती थी सॉल्व करने के बाद, अगर फिर भी नहीं मिल रहा है आंसर, फिर मैं उसको छोड़ के जो दूसरा मुझे आता है मैं आगे बढ़ जाती थी। यू शुड नॉट पैनिक एट दैट टाइम कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, एमसीक्यू पहले कर लो, क्योंकि फिर अगर आ गया एमसीक्यू डायरेक्टली मिल रहा है, कोई कोई थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं थे, कोई कोई थे जो ट्रैक कर पा रहे थे, लेकिन वो बहुत कम थे आज कंपेयर टू, छाटना पड़ रहा था। तो जितने छाट पाई मैं वो मैंने मार्क कर लिया। फिर बाद में मैंने जैसे टाइम डिवाइड किया था, जैसे डिसाइड किया था, वैसे ही अपने अप्रोच से आगे बढ़ी, और फिर हुआ, पेपर तो कंप्लीट हुआ, लेकिन कोई कोई आंसर्स मतलब जो नहीं आते थे वो छोड़ दिए मैंने उसमें, लेकिन मैं रुकी नहीं वो टाइम पे। अगर आप रुक जाओगे तो आगे के क्वेश्चंस भी मिस हो जाएंगे। बिल्कुल। और फॉर ऑल दोज हु डोंट नो व्हाट इज छाटना मींस, सो इट मींस फिल्टरिंग इट आउट। या एग्जैक्टली। तो अगर किसी को लग रहा है यार ये कौन सी लैंग्वेज में बात करनी स्टार्ट कर दी बीच में, सो आई थिंक अल्टीमेटली यू बोथ सक्सीडेड। सो एक पॉइंट जो मुझे लगता है बाकी इलेक्टिव्स में आई वोंट बी एबल टू कवर, एंड इट्स क्रिटिकल ओनली टू अ पेपर लाइक आरएम जो अभी नवंबर 20 में हुआ, तो बहुत गलत हुआ क्योंकि पेपर अच्छा नहीं था एज वी डिस्कस्ड। बट अल्टीमेटली अब क्या है कि आरएम का पेपर हुआ है, शाम को आप नवंबर में बाहर निकल रहे हो, मस्त रात का माहौल होता है, वैसे ही वो थोड़ा डार्कर मैं बात करूं फेज होता है, एंड आपका पेपर भी कुछ आपको आइडिया नहीं है कैसा हुआ है, क्योंकि पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, एंड इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर एवरीवन। और आपको पता है बाकी इलेक्टिव्स आसान आए थे, सो ऐसा भी नहीं कि कोई पैरिटी आईसीआई ने मेंटेन करी है। नाउ यू हैव योर डीटी पेपर विच इज जस्ट शेड्यूल्ड आफ्टर 1.5 डे, और 1.5 डे से भी कम टाइम ही बचा क्योंकि पेपर 4 घंटे का था। So that emotional stress at that point of time, what did you go through and how did you tackle that? I think ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आरएम आया, कल को कोई और इलेक्टिव भी डिफिकल्ट आ सकता है। So how to tackle that? Anybody can start, जिसको भी लगता है कि भाई उसके साथ बहुत अजीब हुआ और उसने कैसे टैकल किया। यार घर आई स्पोक टू अ फ्यू फ्रेंड्स जिनने आरएम लिया था, क्योंकि समझ तो आ गया था कि सबका ही खराब गया है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ गैदर हो जाती है ना कि यार हाँ कि सबका ही गया था, हमारे भी गया था, ठीक है, तेरा खराब मेरा खराब बढ़िया। तो वही था। उसके बाद यार यही था, उसके बाद है ना आपको नेगेटिव मोटिवेशन ही देना पड़ता है। देखो आरएम तो गया, तो अब ग्रुप 2 में ना आपके पास सिर्फ डीटी और आईडीटी है जो थोड़ा बचाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट में दे डोंट अवॉर्ड मार्क्स। हमने देखा यार, हम सबका पेपर इतना अच्छा गया था लेकिन मार्क्स आए ही नहीं। तो वैसी वाली बात थी। तो इट वाज लाइक यार अब तो डीटी पढ़ना ही है, और आपने उस पर इतना वो किया भी, और पता भी है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, बैंड तो बचनी है। अब 1.5 दिन ना वो ऐसे बिना नींद खाने के निकलना है, वो पढ़ना है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन है, मतलब आप वो खत्म होने वाले रिजल्ट, मतलब आपके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। तो वो बोलते ना बस लास्ट 2 6 डन 2 to go। तो उसमें मैंने खुद को मोटिवेट किया था यार अब इतना हो गया, ये भी हो जाएगा, सब ऐसे करके स्टार्ट कर लिया था।
पेपर तो अनएक्सपेक्टेड था, उसका क्वेश्चन आंसर सारे हमें पता था कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं, ऐसा था सिचुएशन। लेकिन हम इसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम आगे के सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें दो सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन आ जाए तो यार वो सब्जेक्ट तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिविटी ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो हर चीज में। और मैंने भी डीटी के लिए भी, हाँ सब लोग करते हैं, लास्ट मिनट के लिए आप अपना टाइम डिवाइड कर दो कि ये टॉपिक को इतना टाइम देना ही है, तो वो टाइम तो देना ही था। तो आप अपना पैनिक हो, जो भी करना रो लो यार, घर पे आके मम्मी से बात करो, जो है बोलो। लेकिन अगर मॉम डैड सपोर्टिव है, मेरे तो बहुत सपोर्टिव थे पेरेंट्स, तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला तू शांत रह। आज हमें प्रोफेसर्स ने भी यही सिखाया कि अगर पेपर खत्म फिर वापस आप उसके बारे में सोचो मत, आप आगे बढ़ो। तो वही था कि 2 ही पेपर बाकी है, तो अभी डिसहार्टेंड होके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा टाइम मैं अपने आप को स्टेबलाइज किया, मम्मी से बात की, थोड़ा काम डाउन हुआ, और फिर बाद में हमारा जो स्केड्यूल था डीटी के लिए वो फॉलो करना ही था, तो वो फॉलो करके आगे बढ़े। सो अल्टीमेटली मैं कहूंगा यहाँ पे एक ही लर्निंग है, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे का सोचो। और ये जो बात स्वप्निल ने बोली कि भाई 2 एग्जामिशन भी तो आ सकती हैं टीटी और आईडीटी में, exactly. और मतलब पास्ट इज पास्ट, भाई हो गया, खत्म हो गया, अब उसके बारे में सोच के कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। दो आई एग्री कि जब इस तरह का पेपर आते हैं तो थॉट्स बार बार आते रहते हैं। डीटी में अगर आप कैपिटल गेन और पीजीवीपी पढ़ रहे होगे तो आपको मन में आएगा कि उस क्वेश्चन में मैंने ठीक किया कि गलत किया, जो मैंने आरएम का भी लिखा है। बट अल्टीमेटली यू हैव टू टैकल दैट, एंड ठीक है, आप घर पे आके 1-2 घंटे सो जाओ, बातें कर लो, दोस्तों से बात करना आई थिंक काफी बेनिफिशियल रहता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन दीज पीपल आर आल्सो गोइंग थ्रू द सेम सिनेरियो, आपको कहीं ना कहीं एक सिनर्जी बनती है, एक पॉजिटिविटी रहना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग साथ में होते हैं तो वो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी अपलिफ्ट ही करते हैं। सो ग्रेट बोथ ऑफ यू, यू डिड रियली वेल, एंड आई थिंक यहाँ पे काफी लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आरएम के अलावा भी हमने एक इमोशनल साइड पे जो बात करी, आई थिंक दैट विल ऑल्सो ऑफर अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने पेपर अभी आगे जाके लिखेंगे। So thank you Varsha, thank you Swapnil for joining in and for sharing your valuable insights. Yeah. Yes, and to message to all the students out there, if you have any query about risk management और कुछ पूछना हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, शुभम को बोल के वो शेयर कर देगा नंबर, कनेक्ट कर सकते हैं। और हम we are always एक सेकंड, I am not sure नंबर शेयर करना सही है, but yeah you can post down your queries in the comment section. वहां पे स्वप्निल एंड वर्षा बोथ हैव एक्सेस टू दैट, दे विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, जो भी उनको लगता होगा कि feasible है, they can do that. And I think these two girls have put down a lot of efforts for sharing their insights, so इनके लिए एक like तो बनता है। And do share this video with your friends so that they also get good insights about this subject called risk management. And अब इतना रिस्क इन्होंने जो शेयर करा है, इस कारण मेरे को लगता है रिस्क थोड़ा तो कम हो गया होगा इस सब्जेक्ट का, एंड अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।